ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇੰਜ ਜਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਾਈ ਸੀ। ब्रेक के बाद खुशामदीद और स्पेशल नशरियात को हम आगे बढ़ाते हैं। वीनस एचडी की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट किया जा रहा है कि मशरिक़ की बेटी तुमसे है पाकिस्तान। और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के सैयद अली रज़ा साहब। आप एडवोकेट भी हैं और कानूनदान हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात करूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब मुल्की जो असासा शख्सियात हैं, जब उनकी बात की जाए तो वो किन अल्फाज में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जद्दोजहद को याद करते हैं और क्या बताते हैं। क्या आप सुन सकते हैं अली रज़ा साहब? आप हमें लाइन पर हैं? अच्छा, ठीक है जी। अली रज़ा साहब, 68वीं सालगिरह मनाई जा रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। उनकी सियासी जद्दोजहद जो है, अपने नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह, किन अल्फाजों में आप याद कर रहे हैं बेनज़ीर साहिबा को? जी साजिद भाई, बिल्कुल जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस कौम की बेटी थी, मुल्क पाकिस्तान की, सिंध की बेटी थी। और हर सूबे में उनको जाहिर सी बात है कि एहतराम की नजर से देखा जाता है। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें सियासी इख्तलाफात तो होते हैं हर किसी के साथ, लेकिन जाती इख्तलाफात किसी के नहीं होते हैं। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी। उसके बाद वो उन्हीं की बेटी थी, उन्हीं की साहबजादी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कौम के लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने भी शहादत का रुतबा हासिल किया और खुद भी प्राइम मिनिस्टर रही जैसे उनके वालिद साहब रहे। और उनकी खिदमत, बिल्कुल ये तो आपका टीवी शो, बिल्कुल मैं तो इतनी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत है अगर बयान करूं तो ये शो का टाइम इतना हमारे पास होगा नहीं। और आपके वीनस टेलीविजन पे और साजिद भाई, जो आपने ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये शो किया है, उसका भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है, क्योंकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी भी मुझे काफी दोस्तों से सियासी इख्तलाफात जरूर होंगे, लेकिन मुझे किसी से भी जाती इख्तलाफात नहीं है। मेरे हमदर्द हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे बहुत सारे मौसिन हैं और जो वो अच्छा काम करते हैं हम बिल्कुल उनको एप्रिशिएट भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी ऐसे लोग होंगे जो इनके साथ सियासी इख्तलाफात रखेंगे तो जाती किसी का भी नहीं है साजिद भाई। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, एक माँ, एक बहन और फिर एक बेगम। और हमें याद है, हम जब माजी के जब वर्क पलटते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मतलब कभी इस्लामाबाद तो कभी कराची, कभी सक्खर, बहुत जगहों पर उन पर मुकदमात और पेशियाँ, और अपने बच्चों को साथ लेके जाती थी और अपने खावन से मिलने और अपने केसेस को फेस करने। तो ख़वातीन का एक बड़ा किरदार रहा है, चाहे हम जब पाकिस्तान की हम क़यादत को देखते हैं, जब पाकिस्तान बनाने में भी बहुत सारी ख़वातीन का हाथ है, उसके बाद पाकिस्तान को तामीर और तरक्की देने में भी बेनज़ीर साहिबा, जब हम PTCL की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बेनज़ीर साहिबा ने भी बहुत कुछ इस मुल्क को दिया। किन अल्फाज में याद कर रहे हैं आज आप? सर, मैं तो कहना ये चाहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो तो लड़की लाल कलंदर थी और उनका जो शहादत का रुतबा था वो आप देखें कि मैं ये कहता हूँ शहीद जिंदा हैं और ये मेरी बात आप भी इस पे बिल्कुल एग्री करेंगे। दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, मुझे ये मालूम नहीं है कि इस वक्त आपके साथ कौन कौन शो में है मौजूद, वो भी इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा एजाज है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे मुल्क के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी दूसरे ममालिक में। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने तालीम हासिल की अपनी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की मईशत को ऊपर लेकर आई, उसमें कोई उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर किसी दौर में कोई आमिर थे, उनको चैलेंज किया। एक औरत जात होकर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने
इस मुल्क के लिए काम किए हैं वो बिल्कुल जो है काबिल तारीफ भी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बहादुरी से और शहादत का जाम नोश किया अपने वालिद साहब की तरह, तो उस पे मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा अली रज़ा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करता चलूं कि हम जब नज़र डालते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर तो हमें वहाँ पर भी इस तरह के अल्फाजात, मुगालजात, इल्ज़ामात मिलते हैं, मतलब रफ़ लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़े बड़े लीडरों के लिए किया गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे ऐवान बाला से लेकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भी किस ये सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तान के नज़रियात, आईन पाकिस्तान इस चीज़ की क्या इजाज़त देता है? क्या आप आने वाली नस्लों को किस चीज़ का ये पैगाम दे रहे हैं कि आप ऐवान में एक दूसरे को, मतलब घर के अफराद को भी आप लेकर आएंगे, उनको भी घसीटेंगे, मतलब पर्सनल मामला तक हम पहुँच चुके हैं? क्या हम सही जा रहे हैं? इसमें गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये जो चीजें हो रही हैं मैं भी देख रहा हूँ, और बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलीज में ऐसी हरकत करते हुए मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को देखता हूँ, क्योंकि आवाम मैंडेट देकर हमें असेंबलीज में इन चीजों के लिए नहीं भेजती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी इन मनसब पे फाइज होते हैं ये उन पर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पूरी कौम उनको देख रही होती है और लाखों वोट लेकर वो इन मुकद्दस असेंबलीज में पहुंचती हैं। मुकद्दस ऐवान में वो आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, ना कि ऐसी हरकत करने के लिए जिससे जो है कौम का सर जो है शर्म से झुक जाए। और इन सबको मैं ये कहूंगा, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खवातीन होकर इस मुल्क की खवातीन के लिए, औरतों के लिए रोल मॉडल थी, तो हम भी अगर असेंबलीज में हैं वहां पर मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं, अगर हम कोई मर्द है या कोई औरत है, कोई मखसूस सीट पर आई है, कोई बाई इलेक्शन जीत कर आई है, तो हम भी ऐसा काम करें कि हम भी क्यों ना इस मुल्क के बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के लिए, बहनों और माओं के लिए रोल मॉडल बने, बनिस्बत इसके कि हमें इन अल्फाज से याद किया जाए कि मुझे तो आज शर्म आ रही है कि आप ये मुझे सवाल कर रहे हैं कि आपके जो पॉलिटिकल दूसरे भाई हैं जो पॉलिटिशियन है और वो ये असेंबलीज में हरकत कर रहे हैं। अगर ये करते ही ऐसे काम नहीं तो आज मीडिया वाले हमसे ये सवाल करते हैं क्यों? ये हमारी नाअहली है कि हम जो है कौम को सही मैसेज नहीं दे रहे। इससे न सिर्फ हमारे मुल्क की जो है दूसरे ममालिक जो हमारे मुल्क पर नजर डालकर बैठे हैं, वहां पर हमारा जो है ग्राउंड खराब हो रहा है, ग्रास रूट लेवल तक, वहां पर निचली सतह तक हमारी बात खराब हो रही है, हमारे मुल्क की खराब हो रही है। हमारी सिर्फ नहीं, हमारे मुल्क की तो सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली रज़ा साहब, आपने हमें स्पेशल नशरियात में ज्वाइन किया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मलिक मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अब कुछ आप कहना चाह रहे थे इससे कबल ब्रेक से पहले। बहुत सारे हमने वाक़यात देखे, हमने 12 मई भी देखा, हमने वो MRD की तहरीकें भी देखी। आपको लग रहा है कि आज के जो पॉलिटिशियन हैं कुछ सीखे हैं? साजिद भाई, आज के पॉलिटिशियनों को मैं यही कहूँगा कि वो बेनज़ीर की इस जद्दोजहद की जो शायद वो ना देख सके हों, तो दोबारा से वीडियो उठाएं, मूवियाँ उठाएं, उनके प्रोग्राम उठाएं, उनका तर्ज़ सियासत उठाएं, उनकी जद्दोजहद को देखें और सीखें। ये अपने आप को जो समझ रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े तुरम खान और सियासतदान बन गए हैं, तो अभी कौमी असम्बली के ऐवान में आपने देख लिया है, ये तरबियत है, ये तरबियत की गई है। 2 दिन के लिए उनको मुअत्तल किया, फिर उनको अरकान को वापस बुला भी लिया गया। ये सियासत है, ये मुक़द्दस ऐवान है। इसी सियासत के ख़त्म करने के लिए तो बेनज़ीर भुट्टो जद्दोजहद कर रही थी, रेल जद्दोजहद कर रही थी। साजिद भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने कोई ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ का मुकाबला नहीं किया, उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के गैर एलानिया मार्शल लॉ का भी मुकाबला किया है। अगर ज़िया-उल हक़ के टाइम पे वो जलावतन रही तो मुशर्रफ के टाइम पे भी वो जलावतन रही हैं। सेम उसी तरीके से उनकी वापसी हुई है। 18 अक्टूबर 2007
وہ تاریخ کا بہت بڑا ایک اہم ترین دن ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وہ بے نظیر، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر دوبارہ اس پاکستان کی سرزمین پر آئی، اور ہم نے وہ استقبال دیکھا جو ایئرپورٹ سے آئیں تو انہوں نے مزار قید پر آنا تھا۔ اچھا، ہر طرف ایک صدا تھی ویلکم ویلکم کے، میں آپ کو وہی ساجد بھائی بتا رہا ہوں، میں نے اس جلسے کو کور کیا، کبھی پیدل تھے تو کبھی گاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے۔ 18 اکتوبر کا ایک سیاہ ترین دن بھی ہے کہ جو ان دشمن قوتوں کو وہ پسند نہ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب بے نظیر بھٹو شہید جب ایئرپورٹ سے باہر آئیں ٹرک پہ، تو ایک کبوتر، ایک بیڑ کبوتر، ایک امن کا کہتے ہیں کہ پیغام لاتا ہے کبوتر، وہ بی بی کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی نے بٹھایا نہیں تھا، اڑتے ہوئے آ کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے ثابت کیا کہ یہ عورت جو ہے پاکستان میں امن کا پیغام لے کر آئی ہے، اور یہ لے کے چلے گی۔ وہ قافلہ اتنا بڑا قافلہ تھا، دشمنوں کو برداشت نہیں ہو سکا، کار ساز کے مقام پہ بم بلاسٹ کیے، 2 کیے بم بلاسٹ۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندے کو بندہ کراس نہیں کر سکتا تھا، مطلب آپ تو آئی وٹنس، سارا فلم آئی وٹنس ہوں اس پورے واقعے کا۔ ایئرپورٹ سے لے کر 2 رات پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں، جان نثارہ نے بے نظیر بھی جوانوں کی ایک فورس بھی تیار کی گئی، پہلے سے تیاریاں تھیں، لائٹیں بند کی گئی۔ شارع فیصل کے مقام پہ سید مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ناظم تھے، ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ بار بار بتایا گیا کہ لائٹیں بند ہو گئی ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، مگر جب بلاسٹ ہوا ہے تو میں آئی وٹنس ہوں اس کا۔ تمام تر خطرات کے باوجود وہ ایک عورت جو مردوں پہ بھی بھاری تھی، وہ تمام تر خطراؤں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ وطن آئی، اور اس نے اس قافلے کو لیڈ کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دشمنوں نے ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، فائر بھی ہوئے تھے، جو اس کی اوپر سکرین تھی۔ یہ تو جب محمد بھائی لشاری صاحب نے کارساز سے پیچھے ایک مزار والی جگہ پر آتش بازی کی، تو اس کا جب وہ برج کراس کیا تو بی بی بیٹھ گئی، پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ ہم تو بالکل ٹرک کے ساتھ ساتھ تھے۔ بہت سارے یہ یسر رضا گیلانی صاحب اور سیاستدان بھی بہت سارے تھے، مخدوم صاحب تھا، پوری قیادت تھی، ٹاپ کلاس کی قیادت پیپلز پارٹی کی ٹرک پہ موجود تھی، شاہ محمود قریشی موجود تھے، سب موجود تھے۔ اور آپ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قافلے کو بھی خون میں نلا دیا پاکستان کے دشمنوں نے۔ وہ بہت بڑی سازش تھی۔ بی بی کا تو کام انہوں نے تو اپنے طور پر اسی دن ہی کر دیا تھا۔ اچھا، یہ آپ ساجد میں مزے کی بات دکھاؤں، ٹریلر تھا اور آگے ابھی جس بندے کو بندہ کراس نہیں کر سکتا تھا شارع فیصل پہ، 5 منٹ کے اندر اندر وہ سڑکیں سنسان ہو گئی، اتنی افراتفری پھیلی، اور سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں بکھری پڑی تھیں، دھاڑی دھڑ تھے۔ میں نے خود آئی ایم وٹنس کہ میں نے خود جس شخص کو اٹھانے کی کوشش کروں تو کسی کی ٹانگ ہاتھ میں آ جائے تو کسی کا دھڑ سائڈ میں آ جائے، یوں کٹی ہوئی لاشیں وہاں ملی۔ سردار خان پیپلز یوتھ کا اس وقت وہ رہنما تھا، لیڈ کر رہا تھا، اور عامر شاہ انتقال کر گئے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، پیپلز پارٹی یوتھ کے ہی تھے وہ۔ اب وہ بندے میرے ساتھ تھے، ہم نے پہلے دن وہ 2 بندے، تیسرا میں تھا، ہم بھاگے نہیں، ہمارے کانوں کی آوازیں تو بند ہو گئیں مگر ہمیں بلاسٹ کی وجہ سے، اتنا بڑا زوردار بلاسٹ تھا۔ پھر ہم نے ان لاشوں کو اٹھایا، اتنے میں پھر کوئی 10-15 منٹ بعد جو ہے نا نیٹ ورک بحال ہوا، 10 منٹ کے کم از کم بعد، اور چینل روک کے چلا رہے ہیں کہ 2 کیجویلٹی ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں۔ جب مجھے بیپر پر لیا گیا میرے اپنے چینل میں، تو اس وقت میرے پر بھی چڑھائی ہو گئی۔ اچھا، جب میں نے کہا کہ اس وقت 70-80 لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں، ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، تو کاٹ دیا گیا، لائن ڈراپ کر دی گئی۔ کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ بھی آواز باختہ ہو گئے۔ میں نے بولا جی میں نے کم بتائی ہے تعداد، اچھا اس سے زیادہ ہے۔ پھر بھی مجھے روکا گیا، بولا یار کوئی چینل نہیں اتنا چلا رہا، 2-3 کی بات آ رہی ہے اور آپ اتنا فکر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا چلیں ایسا ایسا آ جائے گی، لوگ اسپاٹ پر موجود نہیں ہیں، ادھر ادھر ہو گئے، میں اسپاٹ پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ شارع فیصل کو آپ جانتے ہیں، دیکھا آپ نے، دونوں ٹریکوں پر
इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। दोनों सड़कों पर दोनों सड़कों पर उड़ के लाशें वहां गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, गाड़ियां भी तबाह हो गई। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहब आप इतने बड़े में देखें नहीं हुए। बीबी को उस ट्रक से निकाला गया, बड़ी तेजी के साथ बिलावल हाउस में पहुंचा दिया गया। हम लियाकत नेशनल अस्पताल, ज़ियाउद्दीन अस्पतालों में घूम रहे हैं और उस शख्सियत को देखें जो ये कहते थे कि एक नैती लड़की की बात नहीं करते हैं जी। एक लड़की से सारे डरते हैं, बंदूकों वाले। तो बंदूकों वाले डर गए। वो लड़की इतना ब्लास्ट देख के भी, इतनी लाशें देख के भी हॉस्पिटलों के दौरे कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब कौन है ऐसा सियासतदान, वो खामोश होकर नहीं बैठी। कौन है ऐसा सियासतदान मुझे बताएं। एज ए जर्नलिस्ट मैं एलानिया ये बरमला इज़हार कर रहा हूँ कि वो एक औरत होने के नाते उन आयातें कर रही थी, उन जख्मियों की घरों पे जा रही थी। फिर हमने साजिद भाई यहीं पर मैं एक और कोर करूँ कि इतना बड़े वाक़े के बाद भी उसने अपना काफिला रोका नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो काफिला चलता रहा, पूरे मुल्क में गई, जल से चल रहे आगे थे। हम देख रहे हैं थ्रेड है, बोले नहीं जाओ। फिर वो पेशावर में गई, बाजार पे उतर जाती हैं, लोगों में घिल मिल जाती हैं, ठेले वालों से चीजें ले रही हैं, इधर जा रही हैं, उससे मिल रही हैं। वो शख्सियत। अच्छा, वक्त हुकूमत की तरफ से भी उनको कहा गया थ्रेड थी, मना था, नहीं जाए, आपकी जान को खतरा है। उसने कहा है कि मैं नहीं इस बात से रोकूंगी, मैं पब्लिक में रहूंगी। पब्लिक में रही। 2000 ये उसी दिनों की बात है जब ये 18 अक्टूबर का ब्लास्ट हुआ। तो फिर 3 नवंबर की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुबई चली गई और पीछे से मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगा दी। बिल्कुल गैर एलानिया इमरजेंसी लगा दी गई। और मैं उसका भी आई विटनेस हूँ कि हम ऑफिस में थे, बीबी दुबई चली गई और वापस हमें कॉल आ गई कि बीबी कराची पहुंच रही हैं। अच्छा, वो सरप्राइज मतलब अचानक पहुंच गई थी। वापस उनको मना किया गया कि आप दोबारा वापस ना आए, मगर तमाम तर खतरात के बावजूद वो फिर वापस उसी दूसरी फ्लाइट से कराची आ गई। आई, हमने बिलावल हाउस में जब जाते हैं तो वो हमें बुला लिया गया, हम कुछ मीडिया पर्सन दोस्त थे, हमें बुला लिया गया। बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये क्या समझते हैं, मुझे डरा रहे हैं। अच्छा, और कैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। अल्फाज थे, मतलब जो ऑन एयर नहीं गए। जी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। अच्छा। मैं नहीं डरूंगी, मैं इन कुफ्तों का मुकाबला करूंगी। यार उस औरत की बात करते हो, कोई अल्फाज नहीं है साजिद भाई। क्या बात। उस औरत जात के लिए बयान करने कि क्या अल्फाज, तमाम तर अल्फाज उस शख्सियत के सामने ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा इतने खतरात के बावजूद उसने कहा, जब रावलपिंडी का बाग में जलसा था तो कहा ये कहते हैं कि हम स्वात में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराने देंगे। कहा कि हम लहराएंगे। क्या बात है। अपना खून दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर गए, मगर पाकिस्तान का परचम उसी सवात की पहाड़ियों पर लहरा दिया उसने। बहुत अच्छी बात की आपने मलिक मुनव्वर साहब। मैं आगे बढ़ाता हूँ तो सिलसिले आज है कोई ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। नादिया, किन अल्फाज में आप याद करती हैं कि आज मतलब बहुत सारे शोबों में जिस तरह ख़वातीन का एक किरदार रहा है, पॉलिटिक्स में भी बहुत मतलब ख़वातीन आ रही हैं, तो किस जद्दोजहद से, और मतलब इतनी ब्रेव खातून, फायरिंगें हैं, बम धमाके हैं, लेकिन वो डरी नहीं, किन अल्फाज में याद करेंगी? उनके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि उनकी जैसी वो उन्होंने एक रोल मॉडल ज़रूर हैं जो आज हमारे आज के दौर में जितनी भी पॉलिटिशियंस ख़वातीन हैं उनमें से जितनी भी सब हैं वो उनके लिए वो सब जो हैं वो उनको ही फॉलो कर रही हैं, उनको ही एक रोल मॉडल बनाया जाता है। चाहे वो आप मरियम नवाज़ को ले लें या जितनी भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में, अब तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनको ही, चाहे वो किसी भी लिहाज से, वो सब उनको ही फॉलो कर रही हैं। और मैं बस उनके बारे में यही कहूँगी कि वो जो है, जो मशरिक़ की बेटी है, वो एक कहते हैं ना, वो अपने आप में ही एक शख्सियत थी। और उनके जैसे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स तो बन गए हैं उनके, लेकिन वो अपने आप में एक रोल मॉडल अपने आप में ही थी। और इससे ज़्यादा मैं बस यही कहूँगी कि उनके जैसी मज़ीद जो है उनको फॉलो तो कर सकती हैं, लेकिन उनके जैसी शख्सियत किसी ने सच कहा था साजिद भाई, ऐसी शख्सियत के लिए शायद वो 2 लफ्ज़ लिखे गए थे। ये शायद इसी बाप बेटी के लिए लफ्ज़ लिखे गए होंगे कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात की। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और स्पेशल नशरियात आप देख रहे हैं। और
بالکل بجا کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو سیاسی سفر ہے وہ قربانیوں سے سرشار ہے. مختلف ادوار اور بہت ساری نشیب و فراز انہوں نے سیاست میں دیکھے, چاہے بھائی کی شہادت ہو اور وزیر اعظم بننے کے باوجود, ایک وزیر اعظم کے باوجود جب وہ اپنے بھائی سے ملنے, میر مرتضیٰ بھٹو سے ملنے جب جیل گئیں تو بہت سارے اپوزیشن کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی سیاست کی جا رہی ہے. لیکن بے نظیر صاحبہ نے دھڑلے سے کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہن بھی ہوں. تو بہن بھی بنی, ماں بھی بنی, اور تمام رشتوں کو نبھاتے ہوئے جب ہم ان کے گھر کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے بچوں کو کھانا بنا کے کھلانا بھی ان کا کام تھا. جب ہم ان کی گھر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک مشرق کی عورت بھی بن کے انہوں نے دکھایا, اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ تمام, چاہے عوامی جب جلسوں سے وہ خطاب کیا کرتی تھی تو سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دیا جاتا تھا ان کا, وہاں بار بار وہ سر اپنا ڈھانپا کرتی تھی. تو آج کی خواتین کو بہت فیض ملتا ہے ان سے. اور اس وقت بریک کا ٹائم ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بھٹو دی بیٹی